हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आ गई आपकी रूपाली मैम आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर। तो आप सभी के लिए मैंने इस साल क्लास 12th का कोर का सिलेबस कवर अप किया। सारी चीजें मैंने आपको कराई, डिटेल एक्सप्लेनेशन से लेकर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। तो एक्सप्लेनेशन से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे ही मैंने कंप्लीट कराए। अब बात आ जाती है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यानी कि प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको मार्किंग स्कीम दी और मार्किंग स्कीम के साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपके रहा मॉडल सैंपल पेपर। तो स्कीम में और जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम दी थी वो और मॉडल सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो आप लोगों के कमेंट्स आए उसमें आप लोगों ने और सैंपल पेपर्स की डिमांड करी है कि मैम और भी प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स लेकर आइए। तो वो भी आपको मिलेंगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम करेंगे 4 साल के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि 21 से लेकर 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू करें। तो आज हम लेकर आए हैं ईयर 2021-22 का टर्म 1 का पेपर। अब टर्म 1 का पेपर क्या है, मतलब मैं बता दूं, ईयर 2020 में कोरोना आया था तो उस साल तो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुए थे, लेकिन 21 में आपके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं किए गए थे। तो 21 में कोई भी पेपर नहीं हुआ था बोर्ड का। लेकिन 21 और 22 का जो सेशन था उसको 2 टर्म में डिवाइड किया गया था। तो 21 नवंबर में जो है आपका टर्म 1 हुआ था जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव बेसिस था, और 22 के फरवरी या मार्च में आपका जो हुआ था वो टर्म 2 था। तो ये आपके 2 पेपर आए थे जो 40 मार्क्स के थे। एक में आपका जैसे टर्म 1 में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टर्म 2 में टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो मैं ये पेपर्स अभी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज हम कर रहे हैं 21 नवंबर में आने वाला आपका जो टर्म 1 का पेपर था, टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, तो चलिए आज इस पेपर को करते हैं और समझते हैं कि ये पेपर किस तरीके से आया था। देखिए, पैटर्न भले चेंज है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीके पे आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व नहीं किए जाते कि पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न के लिए हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि सीबीएसई के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 21-22 का टर्म 1 का सेट 1 सॉल्यूशन। तो ये विद सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश थे क्योंकि जब हम निर्देश समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि पेपर कैसे पूछा गया था। तो देखिए, इसके लिए 90 मिनट मिला था यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर था और 40 अंक का था। अब आप बोलोगे मैम 3 घंटे के पेपर को हमें 1.5 घंटे में? बिल्कुल 1.5 घंटे में। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसलिए 1.5 घंटा बहुत था इसको सॉल्व करने के लिए। और ये भी पेपर आपके लिए OMR शीट में आया था। OMR शीट आपको फिल करनी थी, इसमें लिखना भी कुछ नहीं था, आपको पेपर पढ़ना था और आपको OMR शीट दी गई थी जिसमें आपको सिर्फ फिल करना था। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड आ में 30 लिखा हुआ है, हाँ 30 ही है, 30 है। 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड अब ये क्या होगा, आपका खंड आ रहेगा अपठित बोध का। खंड बा में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। अब खंड बा जो हमारा रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर खंड सा आइए, खंड सा हमारे पास 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये जो खंड सा है ये हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक यानी कि आरोह और वितान पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। हर क्वेश्चन के साथ आपको निर्देश दिए गए थे, उन्हें पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से सबसे उचित का चयन सावधानी पूर्वक करना है। तो आपको ये देखना था कि जो सही है उसे आपको पढ़ना था। अब देखिए, चूंकि आप क्लास 12th में है तो इसमें आने वाले जो गद्यांश रहते हैं, क्योंकि खंड आ जो है वो हमारा क्या है, अपठित बोध पे, और बहुत ही लंबे लंबे इसमें गद्यांश दिए रहते हैं।
ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है इसमें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है ये चीज आपको बाद में दी जाएगी। भारत में जन आंदोलन का लंबा इतिहास रहा। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों के बीच इस मामले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। इसने कई जन आंदोलनों को जन्म दिया। 70 का दशक सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में महाआख्यानों के भरसक छोटे मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। चाहे वह महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्य वर्ग के आंदोलन हो या शांति आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती है। यह आंदोलन सन 1973 में एक सुबह शुरू हुआ जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। कहां से शुरू हुआ था? चमोली से, ठीक है। आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष ना काटे, तो भाई जैसे वहां के लोग अनुरोध कर रहे थे कि प्लीज आप वृक्ष मत काटे, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उनसे चिपक गए। पराजित ठेकेदारों को विवश होकर वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और उन्होंने फिर पेड़ काटने की कोशिश की। 50 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका विरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि रोक दिया। उनका कहना था कि यह जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगे। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सैनिक महिलाएं थीं, जिनका कार्य क्षेत्र घर के अंदर चौके और चूल्हे तक सीमित माना जाता है। भारत में जंगल को लेकर 2 तरह के दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला है जीवनोत्पादक तथा दूसरा है जीवन विनाशक, जिसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। 2 लोग हैं जो मानते हैं कि ये जंगल हमें जीवन देता है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसे काट कर अपनी जो है जीविका, अपना विकास करेंगे। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधनों को निरंतरता तथा उनमें जीवन संभावनाओं को स्वीकार करता है। वो मानते हैं कि ये जंगल आगे बढ़ता रहेगा और हमें बहुत कुछ देता रहेगा, ताकि भोजन तथा जल संस्थान का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बने। जीवन विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजार से बंधा हुआ है, जो जंगल के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए करना चाहता है। आंदोलन के आरंभिक दिनों बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी भरपूर सहयोग किया, क्योंकि इनके व्यावसायिक हित भी बाधित हो रहे थे। परंतु उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू किया। स्त्रियों ने यह देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि जंगल लकड़ी का मुनाफा देते हैं। ठीक है, क्या बताया? लकड़ी का मुनाफा देते हैं, इसलिए उन्हें वे काट रहे हैं। ठीक है, इसलिए काट रहे हैं। जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई उपयोग नहीं है, यानी कि जो जंगल काट जैसे होता है जंगल में बहुत सारी लकड़ियां बेकार हो जाती हैं, वो वे जर्जर और ठूठ हैं। महिलाओं ने उन्हें समझाया कि दरअसल यह जंगल के नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पुराने तथा जर्जर हुए पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। जंगल के संबंध में महिलाओं की समझ ने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो इसमें हमने देखा कि विकास के नाम पर किस तरीके से जो है वो आंदोलन हो रहा, मतलब कटाई हो रही थी, जिसके हिसाब से गौरा देवी ने चिपको आंदोलन किया। तो अब क्या दिया गया? निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब गद्यांश हमने पढ़ लिया है, अब इसी गद्यांश पर आधारित हमसे 10 प्रश्न पूछे गए और 10 में से 10 पूरे प्रश्न करने।
तो एक प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको? 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत था? ऑप्शन पढ़ते हैं। यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है। यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है। इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित होता है। तो यहाँ पर जो लेखक का हमारा नजरिया है, उनका कहना है कि इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन है। दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण है। सामाजिक आंदोलनों में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता है। सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप है। तो 70 के दशक में होने वाले ये सामाजिक आंदोलन जो हैं वो दुनिया में इन आंदोलनों का ध्यानाकर्षण करते हैं। पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण, इसका रीजन क्या है? पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व, सही है ये। आगे बढ़ते हैं। शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के प्राप्त अवसरों की कमी, मृदा का अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। तो पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म का कारण क्या है? वो है पारिस्थितिक संतुलन तथा विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। लोग चाह रहे थे कि भाई जैसे गौरा देवी ने आंदोलन किया, वो चाहते थे पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, लेकिन दूसरे लोग चाहते थे कि विकास हो। तो इसी के कारण ये आंदोलन बढ़े हैं। जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आश्रय है? गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था। जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। जंगल में देवी अरण्यानी का वास था तथा गौरा देवी उनकी भक्त थी। जंगल हमें मां की तरह जीवनावश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो उन्होंने मायका क्यों कहा? क्योंकि जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर करता था, इसलिए। चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था? चलिए देखते हैं। महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गांव की लकड़ी ना ले जाने के लिए आंदोलन? नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन, महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन, महिलाओं अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो सही क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन था। जंगल में वृक्षों का संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का परिणाम है? जीवनोत्पादक दृष्टिकोण? नहीं। औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण? बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण, पर्यावरण संसाधन संरक्षण, जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। तो सही क्या है? औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट आते हैं। चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और ठूंठ लकड़ियों के क्या लाभ बताए? क्या लाभ बताए थे? ऑप्शन में देखते हैं। इनकी जंगल के भूमि कटाव को रोकने में अहम भूमिका है? नहीं। इनके कारण जैविक पारिस्थितिकी संतुलन कायम होता है। ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं? बिल्कुल सही है। ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती है? नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। नेक्स्ट है। चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था? बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज के दूसरे अवसर प्रदान करना, आंदोलन को अव्यवस्थित करना। तो देखिए बाहरी ठेकेदार आ रहे थे, तो स्थानीय ठेकेदारों ने सिर्फ इस आंदोलन में इसलिए सपोर्ट किया ताकि बाहरी आंदोलन जो ठेकेदार है वो यहाँ ना आने पाए। तो सही क्या है? बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना उनका उद्देश्य था। गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है। ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चय कर ले तो जीत उनकी ही होती है। घर तथा खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती। समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में ही निहित होती है। तो सही क्या है? समझ हमेशा परिवेश और संस्कृति में ही निहित होती है, यानी कि हमें बचपन से क्या संस्कृति मिल रही है इस पे,
और हमारा परिवेश, हमारा वातावरण क्या है, इस पर होती है। तो ये बताता है। लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से आश्रय क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, यानी कि जो उपलब्ध है उतना ही हम उससे लें, हमारी जरूरत जितनी हमें मिले उतना ले, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम दोहन करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। यह प्रकृति संसाधनों के दोहन का रेखांकन है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उन्हें खपाने के लिए बाजार बनाना है। यह दृष्टिकोण व्यवसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। नहीं, प्रकृति संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य है, यानी कि जितना उपलब्ध है हम उतनी ही मांग करेंगे, उससे ज्यादा इस जंगल से हम नहीं लेंगे। चलिए, अब अथवा करके हमारे पास दूसरा गद्यांश आया। 2 गद्यांश है, एक दोनों में से आपको कोई एक गद्यांश करना है, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला गया है 30 प्रश्न, ठीक है। 30 में से आपको सिर्फ 15 प्रश्न करने। चलिए, अब हम देख लेते हैं दूसरा गद्यांश क्या दिया गया है। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोगों का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन को विकृत करने वाली शक्तियों से मुक्ति दिला देगी। लेकिन आधुनिक विकास के जो स्वप्न देखे थे उसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। इसके फलस्वरूप लोगों का मन वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचने लगा। मतलब और क्या उपाय? इस क्रम में हमें बरबस कुमारप्पा के विचार याद आते हैं, जिन्होंने इस बात को मजबूती के साथ रखा कि विकास की जो गांधीवादी अवधारणा है वही सार्थक एवं टिकाऊ है। जेसी कुमारप्पा का आर्थिक दर्शन व्यापक और मौलिक है। कुमारप्पा का आर्थिक चिंतन गांधीवादी अहिंसा पद्धति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता और दैनिक काम के उनके स्वस्थ संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। कुमारप्पा के अनुसार किसी के दैनिक कामों में ही उनके सभी आदर्श, सिद्धांत और धर्म प्रकट हो जाते हैं। यानी कि हम जिस तरीके से अपने दैनिक कार्य करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे आदर्श क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, हम किस पद्धति को मानते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये परिलक्षित हो जाता है। यदि उचित रीति का काम किया जाए तो वही काम मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का रूप बन जाता है। कुमारप्पा बढ़ते हुए श्रम के संदर्भ में वे लिखते हैं, चीजों के बनाने की पद्धति में केंद्रीयकरण के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, जो कि स्टैंडर्ड माल तैयार करने के लिए आवश्यक है, उसमें व्यक्तिगत कारीगरी दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। केंद्रीय उद्योग में काम करने वाला उस बड़ी मशीन का एक पुर्जा भर बन जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, जैसे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें हम जिस तरीके से काम करते हैं वो मशीन के एक पुर्जे की तरह हम सोचते नहीं, उसकी स्वतंत्रता और उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। कुमारप्पा के ये विचार आज के स्वचालित मशीन आधारित महाकाय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर उन विचारों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। जब हम आजकल के इस मशीनीकरण युग में जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर उनके जीवन को हम देखें, अवलोकित करें, तो काफी हद तक ये सिद्धांत सही भी है। आज इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था अपने दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकती। यानी कि जो उत्पादन हो रही है उसमें बहुत सारे, भाई इंसान का व्यक्तित्व, उसकी सोच समझ सब कुछ परे हो जाती है। वह और भयावह तब बन जाती है जब वह आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा माल खपाना है, हम ये नहीं देखते कि उस माल की इतनी आवश्यकता है या नहीं। बेतहाशा उत्पादन बाजार की तलाश करने के लिए विवश होता है। अब बहुत ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो भाई उसे कहीं तो ले जाकर हमें सेल करना पड़ेगा, तो हम क्या करते रहते हैं, हम बाजारों को खोजते रहते हैं तथा उसका अंत गला काट, परस्पर होड़ तथा युद्ध, उपनिवेशवाद इत्यादि में होता है। कुमारप्पा उपरोक्त तथ्यों को भली भांति परख चुके थे तथा स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने पर जोर देते रहे। कुमारप्पा विकास की जिस अवधारणा की बात करते हैं उसके केंद्र में प्रकृति एवं मनुष्य है।
मनुष्य की सुप्त शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना ही सच्चे विकास का उद्देश्य है। अगर आप जानना चाहते हो तो लोगों के अंदर जो चीजें हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं, जो चीजें हैं, उन्हें विकसित करना पहले जरूरी होता है। चलिए, अब इस पर है हमारे पास 10 प्रश्न। निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सही उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या है। अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है? आनंदमयता, वित्तीय प्रचुरता, अर्वाचीनता या शैक्षणिकता। तो यहाँ पर अवतरण में विकास किसका प्रतिफल है? अर्वाचीनता, यानी कि जो चीज पहले से चली आ रही है उसी को आगे को बढ़ाना। विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ है? मनुष्य के अभावों का विस्तार हुआ है, मनुष्य के अभावों का अंत हुआ है, मनुष्य की दासता में मुक्ति है, सामाजिक समस्याओं का अंत है। तो विकास के फलस्वरूप यह परिवर्तन हुआ है कि मनुष्य के अभावों का विस्तार हुआ। हम जैसे जैसे विकास कर रहे हैं, देखिए हम लोग को लगता है अरे हमें ये मिल जाए, तो हमें लगता है अरे मेरे पास इस चीज की कमी है। मतलब हम सेटिस्फाई और हमारी आवश्यकताएं खत्म ही नहीं हो रही, हमें लग रहा है इस चीज की कमी, उस चीज की कमी, वो अभाव बढ़ते ही जा रहे हैं। विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ? क्या रीजन था कि विकास के और भी वैकल्पिक उपाय खोजे गए? कोविड महामारी फैलने के कारण, पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, प्रत्याशित फल न मिलने के कारण, विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। यानी कि अब विकास के वैकल्पिक उपाय इसलिए सोचे जा रहे हैं क्योंकि जो हम फल चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा। विकास का मतलब था कि लोगों के अभावों को, उनकी सुविधाओं को हटाना, मतलब सुविधाएं देना और अभाव को मिटाना था, लेकिन वो हमें फल नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसके वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं, यानी कि प्रत्याशित फल ना मिलने के कारण। अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे, जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो। या तो एक तो पहली बात है वो अर्थ देने वाली हो, फिर दूसरा उसके परिणाम अभी नहीं तो आगे चल के तो पॉजिटिव होने चाहिए, वही विकास कहलाता है। ठीक है। अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है? चलिए देखते हैं। उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार होता है, व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास होता है, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा होता है, प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी आती है। तो यहाँ पर केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से ये होता है, व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास होता है। जब हम किसी एक चीज पे केंद्रित होकर श्रम कराते हैं तो हर व्यक्ति की जो कहते हैं ना एक अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एक चीजों को इनोवेट करने की जो शक्ति होती है वो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो पाती। अक्सर ये फैक्ट्रीज में होता है। कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? यह जीवन यापन हेतु आवश्यकता पूर्ति के लिए होते हैं, यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यह उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं, यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। तो कुमारप्पा के अनुसार दैनिक कार्यों के विषय में जो कथन सत्य है यह उनकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यानी कि जो लोग चीजों को कर रहे हैं, दैनिक कार्य कर रहे हैं, उनकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं? तैयार वस्तुएं एवं उत्पादों का आयात, नए उद्यमों के औद्योगिक आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, उद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। तो यहाँ पर कुमारप्पा की जो विचारधारा है वो है नए उद्यम करिए, औद्योगिक लगाइए, लेकिन वो आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो सही क्या है? नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है? कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता अनुसार उत्पादन, या कम निवेश में अधिक निर्गत। तो यहां पर सही क्या है? आवश्यकता अनुसार उत्पादन, यानी कि जितना आवश्यकता उतना उत्पादन करिए, उत्पादन करने के बाद उसके लिए बाजार नहीं ढूंढिए, जितनी डिमांड आ रही है उतना उत्पादन करिए। अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा? अगर अर्थव्यवस्था में कंपटीशन आ जाए तो क्या परिणाम होगा?
नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव होगा, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि होगी, विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास होगा, विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। अगर अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता होगी तो इसका परिणाम होगा नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु परस्पर टकराव होगा। वो कहेगा नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट इस बाजार में जाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा इस जाएगा, तो इस तरीके से उस बाजार के लिए लोगों में टकराव पैदा होगा। कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है? शाश्वत यानी कि जो था है और हमेशा रहेगा, ऐसे विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। देशों की प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार करना, मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास करना, सभी मनुष्यों में आर्थिक समानता पैदा करना। तो ऐसा विकास जो हमेशा बना रहे, इसके लिए लक्ष्य क्या करना होगा? मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास करना, यानी मनुष्य के अंदर जो क्षमताएं हैं उन्हें हम विकसित करेंगे और पीढ़ी पीढ़ी दर ये काम होता रहेगा, तो विकास हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कितने, करीबन 20 प्रश्न देखे, दोनों में से आपको एक करने थे, खाली 10 प्रश्न करने थे। ठीक है, अब हमारे पास 2 अपठित काव्यांश आएंगे। अब इन दोनों काव्यांश में आपको सिर्फ एक काव्यांश करना है। अब एक काव्यांश पे आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए क्या है। चलिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी की बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। ऐसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का, सुदृढ़ ही रह पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है, खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक राज्य में शांति विकास बनी रहे तो सभी कुछ चीजें आगे संभव है। अब इन पर 5 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब अगर आप ये काव्यांश कर रहे हैं तो ये 5 हमें करने पड़ेंगे। सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? चलिए, आनंद का अभाव, समता का अभाव, वास्तविकता का अभाव, प्रीति का अभाव। अगर समानता नहीं है तो अशांति बनी रहेगी किसी भी समाज में। तो क्या है? समता का अभाव। कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? कृत्रिम यानी कि बनावटी, अगर बनावटी शांति है तो क्या इससे हानि संभव है? न्याय मिलता है, शांति नहीं। विद्वेष विस्तार होता है। वास्तविक संबंधों के स्थान पर कृत्रिम अभावों का प्रसार होता है। प्राकृतिक के बजाय कृत्रिम संसाधनों की बहुलता होती। तो देखिए क्या होता है, अगर हम कृत्रिम शांति होती है तो इससे हानि जो संभव है वो क्या होता है? विद्वेष यानी कि एक दूसरों में जो मनमुटाव होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि बनावटी शांति है। इसलिए काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? अब इस काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, कृत्रिम शांति और समान अवसर प्रदान करना चाहिए, योग्यता के आधार पर ही जीवन संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, कृत्रिम विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शांति स्थापित करनी चाहिए, प्राकृतिक शांति स्थापित करनी चाहिए। तो काव्यांश का जो संदेश है वो है समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, बराबरी हो, सबके साथ समान न्याय हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है? न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित, कृत्रिम शांति और आर्थिक समानता पर आधारित, कृत्रिम शांति से वैश्विक संघर्षों के समाधान पर आधारित, श्रद्धा भक्ति प्रणय व त्याग पर आधारित। तो कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मान रहा है? वो जो न्याय और आर्थिक समानता, तो यानी कि सभी को पैसा समान रूप से समाज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता हो और सभी के साथ न्याय बराबर हो रहा, तो ऐसी शांति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सारी प्रजा संतुष्ट रहेगी और शांति अपने आप बनी रहेगी। तो यहाँ पर है पहला।
देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्यास न्याय को क्यों बताया गया है? अगर आप कह रहे हो कि देश समाज में शांति स्थापना हो तो इसका प्रथम स्टेप जो है वो न्याय होना चाहिए। क्यों? केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है। समानता व व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। कृत्रिम न्याय भी ही न्याय को सुदृढ़ करता है। न्यायालय अन्याय के खिलाफ याचिका का प्रथम सोपान है। तो यहां पर जो इन्होंने दी हुई है ना चीज, इस पे ध्यान दीजिए। क्या दिया है? समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। जब हम सबके साथ न्याय करेंगे तो सभी समान हो जाएंगे, इसीलिए न्याय को बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो ये पहला काव्यांश था जिस पर हमने 5 प्रश्न किए। अब अगर मान लीजिए आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप ये दूसरा कर लेते, ये ऑप्शन रखा गया था। देखिए क्या है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका वह दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या है कि उसके मन को, नर हो ना निराश करो मन को, करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता उस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो बेसिकली हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नर हो, निराश ना करो, क्योंकि मन को तुम्हारे पास आगे बढ़ते रहने के बहुत सारे आगे मौके हैं, उनको मत खो। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला इसके ऊपर उत्तर है, प्रश्न है, वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकने में किसका दोष है? चलिए, अकर्मण्य मनुष्य का, समाज में व्याप्त समानता का, निराशा नर नारियों का, निराशाजनक परिस्थितियों का। अगर मान लीजिए जो चीजें हम चाहते हैं और वो हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, दोष है, वो है अकर्मण्य मनुष्य का, यानी कि जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो उसे मनचाही वस्तु प्राप्त कैसे होगी? मनचाही वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तो कर्म करो। विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं? भाग्यवादी लोग, विधि वक्ता लोग, परिश्रमी लोग, भाग्यशाली लोग। तो विधिवाद का खेद कौन करते हैं? जो भाग्य पर डिपेंड होते हैं। अरे मेरे भाग्य में होगा तो मुझे लगेगा, ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे ये सामान नहीं मिला, इस पे दुख, क्योंकि वो खुद भाग्य पर डिपेंड होते हैं। इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है? नर है अतः निराश ना हो, आशा के साथ जगदीश्वर पर भरोसा रखें, लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करें, नियति निश्चित है अतः प्रतीक्षा करें। तो ये पूरा हमें काव्यांश जो प्रेरणा दे रहा है वो क्या है? लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करो। अपने जीवन में लक्ष्य डिसाइड करो और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। इस काव्यांश से कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है? कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहा है। कवि बता रहे हैं कि भगवान जी के लिए सभी जन एक समान हैं। कवि कर्माण्यवाधिकारस्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं, यानी कि कर्म के रास्ते पर, कर्म ही हमारा धर्म है और उस रास्ते पर मार्ग पर चलकर हमें काम करते रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं। कवि कह रहे हैं निराशा त्याग कर नियति स्वीकार करनी चाहिए। तो कवि के विचारों का जो परिचय मिल रहा है वो कवि कर्मवाधिकारस्ते का मार्ग अपनाने को, कर्म करने को कह रहे। 30वां प्रश्न है, कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है? यानी कि वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ये कैसे पता चलता है? समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को, करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, जन हो तुम जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। ये पंक्ति तो बता रहा है भाई जगदीश्वर मतलब यहाँ प्रभु से है। बनता उस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। तो वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, ये पता चलता है। जन हो तुम ही भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 अपठित गद्यांश और 2 अपठित काव्यांश किए। दोनों में से आपको कोई एक एक करने थे।
अब हमारा शुरू हो रहा है खंड बा। 30 क्वेश्चन में थे, 30-15 करने थे हमें। अब हम आ जाते हैं खंड बा, जहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक पर आधारित 6 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 5 प्रश्न करने। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब 5 प्रश्न ही करने हैं हमें, तो हर प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? किस माध्यम में? समाचार पत्र में, टेलीविजन में, रेडियो में या इंटरनेट में? तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो दृश्य जो हमें दिखते हैं वो होते हैं टेलीविजन में। तो टेलीविजन में दृश्य पर आधारित ही सारे संवाद लिखे जाते हैं, तो सही क्या है? टेलीविजन। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं? इंट्रो और बॉडी, समापन। ठीक। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? इंटरनेट है, क्योंकि इसमें हमें डाटा पैक बार बार लेना पड़ता है ना। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो चौथा है इंटरनेट। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? जो नियमित रूप से काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, है ना। देखते हैं फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक, अल्पकालिक। तो क्या होते हैं? वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को, है ना। फीचर, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय या स्तंभ लेखन। तो वो क्या कहलाते हैं? संपादकीय। संपादकीय को ही समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? फीचर लेखन जो हम लोग लिखते हैं ना, जो कि थोड़ा सा जो है रोचकता लिए होती है, वो किस शैली के निकट है? काव्यात्मकता, कथ्यात्मकता, व्यक्तात्मकता या रूपात्मकता? तो सही क्या है? कथ्यात्मकता, यानी कि जिस तरीके से हम कहानी लिखते हैं उसके बहुत करीब होती है फीचर लेखन। तो ये था हमारा खंड बा। अब हम आ गए अपने आखिरी खंड पे, जहां पर हमारी अब 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक है? ध्यान दीजिएगा। एक पाठ्य पुस्तक हमारी है आरोह और दूसरी है व्युत्थान। इन दोनों पर ही आधारित अब मेरे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। अब हमारे पास में हमारी जो कविता है, जो बुक है आरोह, उसके काव्य खंड के जो अध्याय हैं, काव्य खंड के 9 अध्याय हैं, उसमें से उन 9 अध्यायों में से आपके सामने किसी भी अध्याय में से एक काव्यांश रखा गया था और उस काव्यांश को पढ़ना था और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको 5 करने थे, कोई भी ऑप्शन आपके पास में नहीं था। चलिए देखिए क्या है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने को, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। इसीलिए कि तुम ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला है, सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता। अब इस कविता पे जो था इस पर हमसे क्या लिया गया है? अब हमसे पूछे गए 5 प्रश्न। देखिए क्या है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। पंक्तियों का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? तो एक चैप्टर था हमारे पास सहर्ष स्वीकारा है, जो कि हटा दिया गया है, ये उसी अध्याय से लिया गया। ठीक है। कवि के मन में अप्लावनकारी प्यार है, कवि रिश्ते की नींव की सिंचाई कर रहे हैं, कवि संदेश दे रहे हैं, रिश्ते नातों की देखभाल करनी पड़ती है, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिनतर है। तो यहाँ पर इस पंक्ति से कवि का आशय था कवि के मन में अप्लावनकारी प्यार, यानी कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है? आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, आंतरिक व बाहरी रूप से, दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से। तो वो आंतरिक रूप से भी प्रभावित हैं और बाहरी रूप से, दोनों से।
कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है कि उसे अपने आप से हटा देना चाहते हैं? कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहता है। जो कल्पना यानी कि जो उसे प्रेयसी के साथ समय बिताया वो अब कल्पना में है। अब वो सारी चीजों को इसलिए भुलाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अब वो यथार्थ में जीना चाहते हैं, अपनी उन यादों में नहीं जीना चाहते। बिल्कुल सही है। कवि अबोध प्रेयसी में प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं? नहीं, कवि प्यार की नश्वरता से परिचित हो गए इसलिए उसे भूलना चाहते हैं। कवि बाद में विरह अग्नि से बचने के लिए उसे अभी भूलना चाहते हैं। तो सही क्या है? कवि कल्पना से निकल यथार्थ में जीना चाहते हैं, इसीलिए उसे भूल जाना चाहते हैं। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अभी ऐसा क्यों कहा गया है? विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित करने के लिए अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा, अंधकार में रहना संभव हो सकेगा, कवि को दंड मिलेगा। तो अब यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण, दक्षिणी ध्रुव क्या होगा? आपका साउथ पोल। ठीक है, अब साउथ पोल में क्या होता है? 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहती है। तो अंधकार अमावस्या यानी कि उनके जीवन में इस तरह की जो बहुत लंबे समय तक अंधकार, इसलिए उन्होंने दक्षिणी ध्रुव को विशेषण के तौर पर दिया है। तो इसका मतलब है अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा घना अंधेरा हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर, देखिए तो 5 प्रश्न आई थिंक हमारे हो गए। अच्छा हाँ, चलिए यहां पर देखते क्या है। परिवेष्टित, ये 5वां प्रश्न है। परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है? आच्छादित होने के बावजूद प्रभा किरणें बीच बीच में आ रही हैं। कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है। कवि दक्षिण ध्रुव में हिम आच्छादन के बावजूद 6 मास उजाला होता है। कवि की परावर्तित प्रकाश के कारण उजाले का भ्रम हो रहा है। तो यहां पर देखिए दक्षिणी ध्रुव में कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है, यानी कि किससे है वो प्रभावित? अपनी प्रेयसी से। वो हमेशा दीप्तिमान है, इसीलिए उसने उसे हमेशा उजाले से संबंधित बताया है। चलिए अब हमारे पास आ रहा है हमारा पठित गद्यांश। ठीक है, अब जो हमारे गद्य खंड के 6 चैप्टर हैं दिए हुए थे, उन्हीं 6 चैप्टर में से एक चैप्टर में से ये गद्यांश रखा गया है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए देखिए क्या है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पे। साफ हमें पता चल रहा है चैप्टर कौन सा है, काले मेघा पानी दे। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, क्योंकि भाई ये तो लेखक तो गुस्सा थे। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। मतलब पहले तो वो गुस्सा करी लेकिन ज्यादा देर नहीं रह पाई। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू उसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्ध चढ़ाना है। ठीक है, जो चीज मनुष्य को पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब इस पर है हमारे कितने 5 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया? क्या कारण था कि लेखक पानी नहीं फेंकना चाह रहा था? पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, मेढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। तो लेखक जो है वो आर्य समाज संस्था के जो है वो के सदस्य थे, तो इसलिए जो अंधविश्वास जो रीति रिवाज थे उनमें वो ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने पानी फेंकने को मना किया। तो सही क्या है? लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण उन्होंने पानी फेंकने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है
अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भर कर पानी क्यों फेंक रही थी? क्या कारण था कि भाई वो इतनी एजेड थी, लेखक ने मना कर दिया लेकिन उसके बावजूद वो पानी फेंक रही थी? क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था, पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण, लोक मान्यताओं में विश्वास करने के कारण, अंधविश्वास में विश्वास करने के कारण। जीजी उन लोक मान्यताओं में विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने पानी फेंका था। लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण, लेखक की बात नहीं मानने के कारण, लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। अब चूंकि वो तो आर्य समाज के थे, लेकिन जीजी इन अंधविश्वासों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, इसलिए लेखक कहीं ना कहीं नाराज थे। तो जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी? भाई जीजी बहुत प्यार करती थी लेखक से हमारे, है ना। लेखक की बात समझ जाने से, लेखक को समझाना चाहती थी, लेखक से प्रेम करने के कारण, लेखक की ना समझी के कारण। तो क्यों गुस्सा नहीं? भाई देखिए, हम जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। तो क्या हुआ? लेखक से प्रेम करने के कारण। पानी का अर्ध चढ़ाने से आप क्या समझते हैं? पानी का अर्ध चढ़ाने का तात्पर्य क्या होता है? पानी का दान देना, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना, पानी का प्रसाद चढ़ाना, पानी का महत्व बताना। तो यहाँ पर पानी का अर्ध चढ़ाने का तात्पर्य है पानी का दान देना। चलिए, अब हमारे पास में क्या आ गया है हमारे प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास जो है क्या दिया गया है? बाजार को शैतान का जाल। अब हमारा जो गद्य खंड है ना, गद्य खंड, उसमें से ये चैप्टर में से जो है कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इन क्वेश्चंस में हमें 5 प्रश्न करने, ठीक है। चलिए देखते क्या है। बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? सब, अभी कौन सा था? बाजार दर्शन हमारा चैप्टर है ना, उससे। सब कुछ खरीदने के लालच के कारण, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, बाजार की गिरफ्त में आने के कारण, अतृप्त रहने के कारण। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है? सॉरी, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं ना, तो हम क्या करने आए थे हम भूल जाते हैं, हम उसके आकर्षण में फंस के सब कुछ खरीदना चाह लेते हैं। तो इसीलिए उसे शैतान का जाल कहते हैं। मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, हम जो सोच के आए थे वो तो हम कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है। एक गीत कविता के आधार पर लिखिए। अच्छा, हमने गद्य और काव्य दोनों को मिलाकर यहाँ चैप्टर दे दिए गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे प्रश्न आया है। किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है? एक गीत कविता के आधार, उत्साह के अभाव में, प्रेरणा के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में या शक्ति के। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक हमारे अंदर उस चीज को पाने की प्रेरणा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही प्रेरणा खत्म हुई, हमारा जो कार्य करने की गति है वो शिथिल पड़ जाती है। तो प्रेरणा के अभाव के कारण। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा है? कैमरे में बंद अपाहिज हमारा जो चैप्टर है ना, उसके माध्यम से दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को रखा है? दृश्य संचार माध्यम में जब लोग बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं उसको रखा है। संवेदनशीलता, मानवीयता, असंवेदनशीलता या अमानवीयता। तो लोगों के, वो जो पर्दे के लोग हैं वो दूसरों के दुखों को समझते नहीं, उसे सिर्फ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? असंवेदनशील। कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है ना। सीमित संभावनाओं के कारण, सीमित शक्ति के कारण, कल्पना शक्ति के अभाव के कारण, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। तो क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि उसकी सीमाएं सीमित होती हैं, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? अब आपको बताना है भक्तिन पाठ। तो पंचायत थी ना जिसने बिना वैसे जाने क्या कहते, ये देखा था कि दोनों लड़का लड़की एक रूम में बंद है, तो अब इन्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे लड़की की मर्जी हो चाहे लड़के ने चालबाजी चली हो। कुछ पंचायत ने इसको नहीं देखा, अब एक रूम में है, उन्हें शादी करनी।
तो पंचायत के कौन से रूप उभरते हैं? पंचायतें गूंगी, लाचार व अयोग्य हैं, ये सही न्याय नहीं कर पाती हैं, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो सही क्या है? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? जो कार्यक्रम बना रहे हैं उस कार्यक्रम की सफलता का आधार वो किसे मान रहे हैं? दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से? नहीं, सही चीजों का कहाँ विश्लेषण कर रहे थे वो? अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उनकी टीआरपी बढ़ाने से? दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने का? ये सही है, क्योंकि वो जिस अपाहिज को उस रूम में लेकर आए थे उसको रुलाकर दर्शकों की भावनाओं के साथ जो है वो बढ़ाना चाहते थे। तो सही है, दर्शकों की भावनाओं को किसी हाल में उत्तेजित करके। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता में छिपाए गए हैं या जिनमें वो अनजान है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी पूरक पुस्तिका। पूरक पुस्तिका है ना कौन सी? वितान। तो वितान में से हमारे सामने 6 प्रश्न रखे गए हैं और हमें करने हैं 5 प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? क्योंकि भाई किशन दा की मृत्यु गांव में हुई, जब पूछा गया तो भाई सब उनका कहना मतलब जो हुआ होगा। इससे कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि लेखक हमारे खुद किशन दा की मृत्यु को नहीं जानते कि किस कारण से हुई, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, लेखक को मृत्यु में से कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये शब्द उन्होंने जो हुआ होगा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक खुद मृत्यु के कारण से अपरिचित है, कारण नहीं जानते हैं। किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि अब किशन दा की सहायता करने का मतलब था कि उन्हें अपने घर लाकर रखना, सब कुछ करना, लेकिन यहाँ पर हमारे यशोधर बाबू तो मैरिड थे, इनके बच्चे थे, तो एक तरीके से वो अपनी पत्नी और बच्चों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इस कारण से वो किशन दा की मदद नहीं कर पाए थे, है ना। यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी। यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशन दा ने अस्वीकार कर दिया था। तो सही क्या है? यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? लेखक के लिए जहां अकेलापन पहले बहुत ज्यादा काटता था, अब वही अकेलापन उनके लिए उपयोगी बन चुका था। कारण क्योंकि उसी अकेलेपन में वो कविताएं रचने लगे थे, है ना। अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रतिक्रिया है। तो सही क्या है? अकेलापन उपयोगी है। नेक्स्ट आते हैं, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि खेती बाड़ी में तो कुछ रखा नहीं था, पढ़ लिख कर ही आगे भविष्य बन सकता था, इसीलिए शिक्षा के संबंध में इन दोनों की राय सेम थी। लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था, दत्ताजी राव जानते थे खेती बाड़ी से लाभ नहीं है। लेखक पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे पढ़ाई करे। तो पढ़ाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि दत्ताजी राव जानते थे खेती बाड़ी में आगे लाभ नहीं, इसीलिए पढ़ाई करो। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। समय के साथ वो अपने बच्चों के साथ नए रिवाजों के साथ ढल गए, लेकिन यशोधर बाबू अपनी पुरानी परंपराओं के साथ ही रहे, वो न ढल पाए। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? क्योंकि वो इस जो बदलाव को है इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। वो जैसे हैं वो उन्हीं में रहना चाहते थे। किशन दा उन्हें भड़काते थे। पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। पीढ़ी के अंतराल के कारण वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो किसी भी परिवर्तन को वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है? ज्ञान पूर्णता, हठ धर्मता,
कुटिलता या संघर्षमयता। तो जूझ कहानी में आप शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे कि हमारे लेखक ने अपनी पढ़ाई शुरू करने से लेकर, पढ़ाई के स्कूल के पहले दिन से लेकर पढ़ाई में अपना स्थान ऊंचा करना, कविता रचना, हर एक काम के लिए संघर्ष किया। तो जूझ का मतलब ही होता है संघर्ष। तो इस पूरी कहानी में जिस प्रवृत्ति से पता चलता है लेखक की, वो है संघर्षमयता। उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्षित लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। ठीक है, तो ये था हमारा ईयर 2021-22 का टर्म 1 का पेपर, जो कि टोटल बहुविकल्पीय आधारित था। अब टर्म 2 का जो हमारा पेपर रहेगा वो पूरी तरीके से वर्णनात्मक रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो क्या लेकर आएंगे, अपने टर्म 2 के क्वेश्चन पेपर को, और देखेंगे कि उसमें वर्णनात्मक प्रश्न किस तरीके से पूछे गए थे। तो इसी तरीके से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फटाफट सॉल्व करके हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने किसमें, अपने सैम्पल पेपर्स। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।